हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन डिस्कस कर रहे थे सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल डेंसिटी, है ना। उसमें अपन मीन देख रहे थे और एक्सरसाइज नंबर अपन डिस्कस कर रहे थे। इसके अपन ने 7 क्वेश्चन देख लिए थे। 8 क्वेश्चन से अपन देखेंगे अब आगे क्या है कि देखो, क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18 इफ 1 नंबर इज रिमूव देन एवरेज बिकम 16। द फाइंड द रिमूवल नंबर। ठीक है, रिमूवल नंबर हमने को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अपन रिमूवल नंबर अपने को मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, नंबर इज x। देन फर्स्ट केस क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18। मतलब क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 5 नंबर 18। देन क्या होगा, टोटल एवरेज ऑफ 5 नंबर कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये फर्स्ट केस कह रहा है। ठीक है, देन सेकंड केस क्या कह रहा है, इफ 1 नंबर इज रिमूव। 1 नंबर इज रिमूव, जो रिमूवल नंबर है वो अपने पास क्या है, x है। अपन ने लेट मान लिया उसको। देन एवरेज बिकम 16। ठीक है, मतलब 5 में से एक नंबर रिमूव होगा तो कितने बचे, 4 नंबर। तो एवरेज ऑफ 4 नंबर कितना है, 16। फिर से वो हो जाएगा टोटल नंबर, टोटल एवरेज है ना ऑफ नंबर 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, देखो क्या किया कि क्वेश्चन ने कहा कि एवरेज ऑफ 5 नंबर कितना 18 है। तो टोटल एवरेज जो 5 नंबर है, 5 संख्या है, उनका टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 18 इंटू 5 अपन करेंगे यहाँ। ठीक है, देन इनकेस बता रहा है कि वो एक नंबर रिमूव कर दिया जाता है ना, एक नंबर हटा दिया जाता है। तो हटाया हुआ नंबर अपन ने क्या माना है, x। ठीक है, उस x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी। तो 5 में से एक नंबर, 5 नंबर थे ना, 5 में से एक नंबर हटाया तो कितने बच गए, 4 बच गए। तो 4 का एवरेज कितना देगा 16। तो टोटल एवरेज 4 संख्या कितना होगा 64 हो जाए। देन अपने को क्या फाइंड करना है, अब फाइंड द रिमूवल नंबर, है ना। तो रिमूवल नंबर अपने फाइंड करना है। तो रिमूवल नंबर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज ऑफ 5 नंबर प्लस प्लस नहीं माइनस टोटल एवरेज ऑफ 4 नंबर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द 5 नंबर, टोटल एवरेज ऑफ 5 नंबर कितना है 90, और टोटल एवरेज ऑफ 4 नंबर कितना है 64। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26। तो जो हटाई गई संख्या थी वो कितनी है 26 है। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन ने अपने को बोला वो पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि एवरेज ऑफ 5 नंबर कितना 18 है। तो अपने को पता है अगर 5 संख्याओं का औसत 18 है तो उस 5 संख्या का औसत अगर 18 देगा तो टोटल सम ऑफ द
एवरेज कितना हो जाएगा 18 इंटू 5 90, मतलब पूरा एवरेज इसका कितना हो जाएगा 90। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 नंबर देखिए, क्यों किए, क्योंकि एक संख्या x ने रिमूव कर दी, उस रिमूव संख्या को अपन ने क्या माना x माना, तो उस x का अपने को वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये अपने को वैसे अपना दिमाग दौड़ जाना चाहिए, अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा तो x की वैल्यू जो अपने पास आ जाएगी, है ना, समझने वाली बात है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है उस हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 13 संख्याओं का माध्य 24 है ना, मतलब द मीन ऑफ द 30 नंबर इज 24, इफ 3 एडेड ईच नंबर देन वी विल न्यू मीन, मतलब नया माध्य अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 है, ठीक है, लेट ठीक है, बस मतलब देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24 है, और एक कंडीशन नोट दे रखी है, क्या दे रखी है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट केस अपन अगर देखते हैं, m इज इक्वल टू अपना जो फॉर्मूला है ना, क्या है, सम ऑफ वजन अपॉन नंबर ऑफ, तो इसमें अपने को एम कितना दे रखा है 24, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 टू x13, ये अपॉन 30। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि लेट 13 नंबर दे रखे, 13 नंबर कोई भी दे रखे, 13 नंबर अपने को क्या लेट माने अपन ने 13 नंबर से x1 x2 x3 एंड x13 तक, तो फर्स्ट केस क्या होगा am इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 24 am दे रखा है और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ द 13 नंबर है दे रखे, लास्ट 13 है। इन सेकंड केस क्या कह रहा है, यदि इन इच नंबर में 3 ऐड कर दिया जाए, 3 कैसे, जैसे कैसे, क्या कह रहा है, एडिंग 3 एडिंग 3 ईच नंबर, तो देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x1 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 13, मतलब क्या किया, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया x3, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होनी चाहिए और ये, हाँ बराबर। अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसमें अगर x1 x2 x3 x13, इसको अगर अपन अलग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश
13 प्लस इस इन तीन को अपन अलग लिख सकते, कैसे लिखते थे, 3 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 13/13। ठीक है, अब देखो, अब अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, यदि 13 का मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दें तो 13 संख्या को अपने पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, अब एक चीज देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश x13/x13, ये अपन ये क्या था ना, इसका माध्य अपने को कितना दे रखा था 24, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 24 लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, 24 क्यों आया, क्योंकि इसका पूरा जो AM है वो अपने को दे रखा था, है ना 24, इसलिए अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 24 प्लस अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं 13 इंटू 3/13, है ना, मतलब 13 का ये 13 टाइम्स है ना, 13 टाइम्स, क्योंकि अपन क्या देखा अपन ने इसमें कि x1 प्लस x3 x2 प्लस x3 x3 प्लस x3 अप टू x13+3। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला एडिंग 3 ईच नंबर, है ना, मतलब 3 जो है वो प्रत्येक संख्या में अपन ने क्या किया जोड़ने पड़ते, 3 को अपन 3 ने इसको क्या किया अलग निकाल दिया अपन ने। ठीक है, तो 30 से 13 हो जाएगा कैंसिल, तो 24 प्लस कितना होगा 3, जो नया इस नंबर 3 ऐड करने के बाद जो नया मीन आएगा वो कितना होगा 27। ठीक है, तो फिर से देखना, क्वेश्चन ने कहा था कि 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24 है, और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो आने वाला नया माध्य ज्ञात करो, तो अपन ने वही किया, 13 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा 24, और 13 संख्या अपन ने क्या करी मानी, लेट x1 x2 x3 अप टू x13। ठीक है, फिर अपन ने सबसे पहले अपने को दे रखा था कि 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24 है, तो 13 संख्याओं का माध्य अपने को 24 दे रखा था, अपन ने कुछ नहीं किया, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखी और उसको सॉल्व करी। यहाँ पर भी फिर एडिंग है इस नंबर 3 नंबर इस नंबर, है ना, तो 3 सब संख्याओं में एड किया, तो x1 प्लस 3 x2 प्लस 3 x3 प्लस 3 अप टू x13+3, तो अपन ने x1 x2 x3 इसको अलग लिखा, और 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड 3 13 टाइम था, इसको अपन अलग लिख के 13 इंटू 3/13 कर दी, तो 13 से 13 कैंसिल, यहाँ 24 इसलिए आया क्योंकि ये जो अपने पास था वो इसका आंसर क्या था 24 था, इसलिए इसका अपन ने 24 लिखा, और जो नया मीन आया वो अपने पास कितना आया 27 आया। ठीक है, चलो इसी तरीके से नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी है, ओरली देख लो उसको एक बार। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन कितना है 3000 है। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज सैलरी कितनी दे रही है, एवरेज सैलरी ऑफ 3000। ठीक है, देखो अगर एवरेज 5 जो कर्मचारी काम एम्प्लॉय 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज सैलरी 3000, तो 5 एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कितनी होगी, कितनी होगी 15,000। सेकंड केस क्या कह रहा है, एक कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है। ठीक है, मतलब 5 में से एक कर्मचारी तो हो गया रिटायर्ड, मतलब एक एम्प्लॉय क्या हो गया रिटायर्ड, तो बचे कितने 4। ठीक है,
ठीक है ना। तो आफ्टर रिटायरमेंट एक कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, बचे कितने, चार। तो फिर से एवरेज सैलरी ऑफ टोटल कितनी हो जाएगी, 12,800। बस। और फिर क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट वाज द सैलरी ऑफ फिफ्थ एम्प्लॉय जो टाइम रिटायरमेंट, मतलब जो एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ था उसकी सैलरी कितनी थी। तो क्या करेंगे, फिफ्थ अपने को फिफ्थ एम्प्लॉय की निकलनी सैलरी, तो 10 FIF सैलरी ऑफ माइनस सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉय है ना। सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय कितनी थी, माइनस 12,800। तो कितना आ जाएगा, 3,200 या 22,200, 2200 राइट। ठीक है, तो ठीक है, तो हैंस फिफ्थ एम्प्लॉय सैलरी फॉर 2200। ठीक है, तो एवरेज सैलरी जहाँ पर भी अगर 5 या 4 किसी का भी एवरेज दे रखा हो टोटल, तो उसका ओवरऑल एवरेज कितना होगा, उसका अगर उससे अपन मल्टीप्लाई कर देते तो उसका ओवरऑल अपने पास एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ने कहा था उस हिसाब से अपन इसको अटेंड किया है। अब जो 7.1 थे 1 है ना, मीन वाला जो चैप्टर था वो अपना फिनिश है। इसमें इसके आगे अपन XI FI सिग्मा XI FI के क्वेश्चन हैं वो देखें, वो भी काफ़ी इजी है। उसमें वो इससे भी ज़्यादा इजी है ना। सिग्मा XI FI का मल्टीप्लाई करना है, ओवरऑल टोटल करनी है, और FI में सिग्मा FI XI से FI को डिवाइडेशन करना है। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम हमारा लेसन 4 द टेल ऑफ बिश्नोई पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ जो इस पेज का रह गया था पढ़ना, वो देख लेते हैं हम। इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राव जोधाजी, one of the bravest of the Rathod king, an extraordinary child was born in the village of Pipasar। अब ये जो 1451 AD में उस रीजन के एक राव जोधा जी थे, जो राठौड़ों के ही किंग थे। उनके वहाँ पर एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा पैदा हुआ। कहाँ पर, विलेज पीपासर में। हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहार। सॉरी, इस लाइन को मैं फिर से समझा देती हूँ। इन 1451 AD में
राव जोधा जी जब उस एरिया के किंग थे तो उनके रूल्ड में एक विलेज पीपासर में एक बहुत ही ब्रेव लड़का पैदा हुआ। अब वो किसके घर पैदा हुआ? हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहार एंड हिज मदर वॉज हंसा देवी। उसके पापा एक ठाकुर थे, एक जमींदार जागीरदार कह सकते हैं वो थे, जिनका नाम था ठाकुर लोहार, और उनकी मदर थी हंसा देवी। द बॉय वॉज कोल्ड जम्बाजी, और उस बॉय जो ब्रेव बॉय पैदा हुआ था उसका नाम था जम्बाजी। एज अ लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शिप। अब उस छोटे से बच्चे को एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया था। वो टास्क क्या था? टास्क मतलब एक काम दिया गया था, एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो क्या थी कि उसके फादर के पास जो कैटल्स थे, बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप ऑफ कैटल था, हर्ड यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप था कैटल्स का, जानवरों का और शिप का, उनकी उसको देखभाल करनी थी। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल आउट गेजिंग। उसको बहुत मज़ा आता था उन जानवरों को बाहर चराने ले जाने का। आपने देखा होगा कि सुबह में गायों के झुंड जो होते हैं वो चरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं गांव में। वो घूम घुमा के चारों तरफ चर के शाम के टाइम पे वापस अपने घर पे आ जाती हैं। तो कभी कभी उनके साथ बच्चे होते हैं, कभी कभी बड़े होते हैं उनको गाइड करने के लिए। तो यहाँ पर यही है गेजिंग मतलब चराना। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल आउट गेजिंग, lie in the shade of a खेजड़ी tree and watch the herd of blackbird। अब वहाँ पर जब जानवर तो पूरा दिन भर चरते रहते हैं, तो ऐसे में वो जम्बाजी क्या करते थे, उन जानवरों को चरते हुए तो ध्यान रखते थे, उनको देखते ही थे। खेजड़ी पेड़ जो काफ़ी बड़ा होता है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट पैराग्राफ में, काफ़ी बड़ा होता है, उसकी घनी छाया के नीचे सोए रहते थे और ब्लैक बग काले हिरन को मस्ती करते हुए देखते रहते थे। जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लाइट ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलॉप एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइट मोर एंथ्रिलिंग देन फाइट बिटवीन टू वेल नॉन सेक्स। अब यहाँ पर उनको काले हिरन देखने बहुत अच्छे लगते थे, उनकी चाल बहुत अच्छी लगती थी, और जब दो स्टैग्स, दो बड़े बड़े 12 सिंगे कह सकते हैं, वो जब लड़ते थे, हिरन यानी मस्ती करते थे एक दूसरे के सींगों में सींग फंसा के, तो वो देखना दुनिया का सबसे अच्छा व्यू होता था, सबसे बेस्ट साइट हुआ करती थी। When Jambaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region। जब जम्बाजी 25 years के हुए तो उस एरिया में एक बड़ा भयानक कह सकते महामारी सा, एक बहुत डिज़ास्टर भयानक चीज़ घटित हुई, कोई दुर्घटना घटी। वो क्या थी? द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली कीज्ड ऑल टुगेदर। और उस रीजन में क्या हुआ कि उस रीजन में बहुत कम बारिश हुई, और कम बारिश होने की वजह से जो खाने पीने का सामान था वो अवेलेबल नहीं हुआ। आप जानते हैं बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं उगेगा। तो वहाँ पर भी सेम कंडीशन हुई। द रोस्ट सफरर्स वर द कैटल, और सबसे ज़्यादा जिस पे पीड़ा विपता आई वो थे कैटल्स, क्योंकि छोटे छोटे पेड़ पौधे थे ही नहीं, तो जानवर खाएंगे क्या। In the first year of drought यानी सूखा, they could eat the बाजरा straw stored in the house। तो पहला जो सूखे का साल था, जब सूखा पड़ा तो घर में कुछ घास फूस वगैरह, चारा वगैरह स्टोर करके रखते। तो पहले साल वो बाजरे का जो चारा स्टोर किया हुआ था वो उनको दिया गया। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा साल बहुत बुरा निकला, कहीं कहीं पर छोटा मोटा कुछ खाने को मिल जाया करता था। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। और उस दूसरे साल की कंडीशन क्या थी कि कहीं पर एक घास का तिनका भी दिखाई नहीं देता था, या कहीं पर भी घास का तिनका पड़ा नहीं था। पीपल हैग्ड एट एनी ट्री दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल ऑन द लीव्स।
but even so there was not enough browse for all the hungry animals. अब यहाँ पर एक तिनका भी नहीं बचा था। ऐसे में लोगों को जहाँ पर भी छोटा सा पेड़ पौधा दिखाई देता या छोटी सी भी एक लीफ दिखाई देती, वो तुरंत अपने जानवरों को खिला दिया करते थे, क्या कि वो भूख से नहीं मर जाए। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड द 8 कॉन्स्टिव ईयर्स। और ये जो सूखे की कंडीशन थी वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 8 ईयर्स तक कंटिन्यू पड़ी। सोचो, आप इमेजिन कर सकते हो कि 8 साल अगर बारिश नहीं पड़े तो हमारे यहाँ की भी, वो तो एक डेजर्ट एरिया था, वहाँ की तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम एक ऐसे रीजन में रह रहे हैं जो काफ़ी हरियाली हमारे आसपास हमें नज़र आती है ना, तो ऐसे में 8 ईयर्स तक अगर सूखे की कंडीशन रहती है तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। उनके खाने पीने, उनके पास अनाज नहीं होगा, खाने पीने की चीज़ें नहीं होगी, तालाब वगैरह जो भरे होंगे, जो वाटर सोर्सेज होंगे, वो सारे ऑलमोस्ट सूख से जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम इमेजिन करके भी देख रहे हैं तो भी हमें काफ़ी ये लग रहा है कि किस तरह की कंडीशंस वहाँ पर रही होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्या हुआ उसके आगे की स्टोरी में, इस टेल में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और इसमें फिर से मैं बता रही हूँ, इसमें अगर कोई हार्ड वर्ड्स आते हैं तो वो आपको लिखने हैं, मेंशन करने हैं बुक के ही अंदर। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों। लेसन फर्स्ट प्रथम पाठ हमने पढ़ लिया था, जिसमें सूरदास जी के 4 पद थे, जिसमें चारों पदों में प्रथम पद कृष्ण और राधा के मिलन की बात थी, और दूसरा, तीसरा, चौथा भ्रमर गीत नाम से सूरसागर से लिए गए पद थे, जिसमें उद्धव नाम के दूत को ब्रज भेजना और गोपियों की विरह वेदना बढ़ना और गोपियों का उल्हाना स्वरूप कृष्ण को चोर सिद्ध करना और उनको द्वारा जो संदेश पत्र का प्रत्युत्तर देना, निष्ठुर कहना, विभिन्न प्रकार के बातें, और अंत पैराग्राफ में उद्धव को कहा कि उदो मन मानने की बात, इस पद द्वारा गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठता का वर्णन हमने किया था। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए पार्ट 2, जिसमें पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सूरदास के बाद तुलसीदास का जीवन परिचय। तो राम भक्त कवि तुलसीदास, जिनका जन्म विक्रमी संवत 1589 में, विक्रमी संवत 1589 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और मृत्यु 1680 में हुई थी। उनके परिचय के बारे में, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। जे एक सरयुपायन ब्राह्मण थे और जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। अर्थात जिस प्रकार 5 वर्ष का बालक होता है उस प्रकार इनकी अवस्था थी। इनके दांत भी निकले हुए थे, अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं आते, है ना। तो लेकिन इनके 5 वर्ष की अवस्था के बालक के मुंह के दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने तुलसीदास का त्याग कर दिया और मुनिया नामक दासी को दे दिया। मुनिया नामक दासी ने ही इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल बहुत कष्टपूर्ण तरीके से बीता और इसीलिए उन्होंने कवितावली जो उनकी रचना है, जिसमें उन्होंने कहा है, मातु पिता जग जाय तजो, माता पिता ने जग में संसार से जाकर के उन्हें त्याग दिया और विदु न लिखियो कछु बाल भलाई, और विधाता ने भी उनके बाल अर्थात मस्तक पर कोई अच्छा नहीं लिखा। ऐसा उनका कहना है कि बचपन में ही माता पिता ने त्याग दिया। मुनिया नामक दासी ने पालन पोषण किया, वो भी बहुत कष्टों से पालन पोषण हुआ, कष्ट बहुत सहन किए, लेकिन फिर भी आगे तो उनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है, जो कि इनका नाम राम बोला बचपन में नाम रखा गया था। और इनकी पत्नी रत्नावली से विवाह हुआ था। रत्नावली जो थी दीनबंधु पाठक
नाम के जो व्यक्ति हैं उनकी पुत्री रही हुई थी, जो ज्ञान से अर्थात कहें कि रत्नावली विदुषी विद्वान का जो अपोजिट होता है ना, विलोम होता है। विदुषी महिला थी, ज्ञान से परिपूर्ण महिला थी और उनकी एक फटकार से उनके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हुआ उसका भी वर्णन हमें आगे बहुत मिलता है। रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका तो कारण भी इसमें नहीं दिया है, लेकिन मूल कारण ग्रंथों के हिसाब से देखें तो उसमें मूल कारण यही है कि तुलसीदास जो राम के भक्त थे, हनुमान के भक्त थे, और उनका जो नाम तुलसी जो नाम भी देखें तो तुलसी में तीनों का तू अर्थात राम, जिसे हम अतिशय प्रिय कहते हैं, जैसे हमारा कोई मित्र हो उसे हम आप शब्द से प्रयोग नहीं करते, तो राम तुलसीदास को अतिशय प्रिय थे, जिसके कारण उन्होंने तू शब्द का प्रयोग किया। हे राम तू भला कर, तू हमारे साथ रहे। तो राम को तू शब्द अर्थात राम के लिए, ल अर्थात लक्ष्मण के लिए और सी अर्थात सीता के लिए, तो राम लक्ष्मण और सीता इन तीनों का जो दास बनकर के जीवन जिए वही हमारा नाम तुलसीदास बना। बचपन में राम बोला नाम। वैवाहिक जीवन की बात करें, अधिक समय तक न चलने का कारण है कि अतिशय प्रेम, रत्नावली से विवाह के कारण अतिशय प्रेम हो गया और राम के प्रति जो प्रेम था वह धीरे धीरे कम होने लगा। तो घटना के अनुसार एक मध्य रात्रि में भी भयंकर वर्षा के समय में तुलसीदास अपने ससुराल चले जाते हैं और इस प्रकार घटना मिलती है। और उसी घटना के मद्देनज़र रत्नावली द्वारा फटकार दी जाती है, जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उतना राम से करते तो आपका कल्याण हो जाता, और जिसके कारण तुलसी का मन विरह से बढ़ जाता है और जो रत्नावली का जो प्रेम था वह पुनः राम में बदल जाता है और वे स्वयं राममय हो जाते हैं। ऐसी घटना मिलती है। वैवाहिक जीवन चल इन्होंने गृह त्याग कर दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 अर्थात सन 1574 में 74 है ना, 74 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो आज तक हमारे वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसका अवधी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस, राम के चरित्र को उजागर करने वाला मन रूपी मन से जो मानस हैं, मन से जो ग्रंथ रचना की है वही रामचरितमानस हैं, जिसको उन्होंने 1631 में रचना प्रारंभ की और बाद में काशी में आकर के रहने लगे। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में भी दोहा प्रचलित हैं। संवत 1680 गंगा को तीर अर्थात संवत 1680 में 80 गंगा के तीर, गंगा नदी के किनारे, तीर मिस किनारे, श्रावण महीना शुक्ल पक्ष और सप्तमी के दिन तुलसीदास ने अपने जीवन को त्याग दिया, उनका स्वर्गारोहण हो गया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली इत्यादि रचनाएं इनके काव्य ग्रंथ से हमें मिलती हैं। तुलसीदास एक आदर्शवादी थे और कवि थे। उन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन किया और हमें दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। तो एक आदर्श चरित्र, राम के चरित्र को आदर्श रूप में, आदर्श तो है ही लेकिन और आदर्श रूप में हमारे समक्ष जो प्रकट किया, हजारों वर्षों पूर्व की जो राम के जन्म की बात है, और आज तक हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों में आज तक राम के नाम को महत्व दिया गया है, चाहे सगुण भक्त हो चाहे निर्गुण भक्त हो, विभिन्न प्रकार के राम के नाम के महत्व को आज तक हमारे धर्म ग्रंथों में लिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा राम नाम जो शब्द प्रस्तुत किया जाता है, चाहे जन्म के समय हो चाहे अंतिम संस्कार में, मृत्यु के समय भी राम नाम को सत्य मान करके उसका अनुकरण किया जाता है। तो यह हमें दैनिक जीवन में अनुकरण का संकेत दिया है। अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे और दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और अंत में संवत 1680 में इनका स्वर्गारोहण अंत हुआ। हमारा यहाँ लक्ष्मण और पाठ परिचय देखें तो लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम से एक घटना दी गई है, जो कि रामचरितमानस के
है ना, बालकांड से लिया गया है और जिसमें धनुर्यज्ञ हो रहा है सीता का विवाह के लिए। जो पूर्व समय में है ना राज शासन में जो विवाह होते थे उस समय वरमाला कन्या द्वारा उसी वर को जो उसके योग्य हैं वह अपनी बुद्धि अनुसार पहनाती थी और वह उसे अपना पति चुनती थी। इस प्रकार उनकी परंपरा के अनुसार सीता के हाथ में वरमाला है। लेकिन उसके पहले ही उन राजा जनक ने जो एक दरबार आयोजित किया है जिसमें प्रश्न रखा था कि शिव के धनुष को भंग करना, जो शिव के धनुष को तोड़ देगा वह सीता का वरण करेगा। बड़े बड़े राजा आए, यहाँ तक कि रावण तक भी उस सभा में आया और सभी ने अपनी अपनी विचार व्यक्त किए, लेकिन फिर भी सभी ने अपना प्रयास किया। लेकिन इस बीच राम ने धनुष भंग किया और राम के धनुष भंग करने पर परशुराम द्वारा क्रोधित होना और उसके बाद परशुराम, लक्ष्मण और राम के मध्य जो संवाद हुआ वही लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से जाना गया, जिसका हम अध्ययन बाद में करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पार्ट 4 तक पढ़ लिया था। पार्ट 4 स्वराष्ट्र गौरव तक हमने पढ़ लिया था। आज अपन नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाक्यली, पंचमः पाठ। 5वां पाठ शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात का निर्देश देना चाहती हूँ कि 4 पाठ जो पढ़े हैं, सुर भारती, संगीत शक्ति और तीसरा हमने पढ़ा था स्वराष्ट्र गौरव, चौथा पढ़ा था जम्बृश्य सिंह दंतास्ते गणिष्य, अब 5वां पाठ आ रहा है वाक्यली। अब जो 4 पाठ तक हमने जो पढ़ा है उन चारों का जो पाठ परिचय आप नोटबुक में उतारना, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पाठ का नाम, पाठ संख्या, पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, पाठ के लेखक कवि कौन से, जैसे सुर भारती को हरिराम आचार्य ने लिखा है ना, तो बसंत बहार राग के मधुच्छंदा नामक ग्रंथ से लिया गया। संगीत शक्ति नीति शतक है ना, पंडित नारायण शर्मा। इस तरह से 4 पाठ जो हमने पढ़े हैं उनका जब आप नोटबुक में जब ये भावार्थन करो तो पहले पत्ते पर आप उसका पाठ परिचय लिख देना, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पाठ का नाम, उस पाठ किस ग्रंथ से लिया गया, उसके लिखने वाले कवि या लेखक कौन थे, ये आप पहले लिख देना है ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए पाठ संख्या 5 आ रही है जिसका नाम है वाक्यली। अब वाक्यली का अर्थ होता है पहेलियाँ। आप भी जानते हो पहेलियाँ बुझाते हैं यानी समय पास करने के लिए, और इंग्लिश में बोलते हैं पजल, रिडल है ना, और हिंदी में बोलते हैं पहेलियाँ, और उसी चीज़ को संस्कृत में बोलते हैं वाक्यली है ना। वाक्यली से क्या होता है, मनोरंजन भी होता है, प्लस समय पास भी होता है, प्लस ज्ञान भी मिलता है। जैसे आप उसका अर्थ लेना चाहो वैसा उसका अर्थ निकलता है। कुछ फालतू बैठे हुए हैं तो उनका टाइम पास होगा, कुछ दिमाग वाले हैं वो सोच समझ के अपनी स्मरण शक्ति से उसका आंसर भी ढूंढेंगे। इस तरह से आप जिस दृष्टिकोण से आप उसको देखना चाहो तो आपको दिखेगी। तो अब अपन शुरू करते हैं वाक्यली पंचमः पाठ। देखो पाठ परिचय देख लेते हैं। पहेलिकाम कौन जानाति, यानी पहेलियों को कौन नहीं जानता है। क वा जन्म नाकर्षयति, किसके, जन का मतलब मनुष्य, जन का मतलब मनुष्य, कम व जन्म ना आकर्षित, यानी किस मनुष्य को आकर्षित नहीं करती है, यानी पहले हर व्यक्ति को आकर्षित करती है। मनोविनोद कारणी पहेलिका, यानी मनोविनोद यानी मनोरंजन करने वाली पहेलिका होती है। ऐसा खलु मनोरंजन से प्राचीना विधा वर्तते, ये खलु का मतलब निश्चय, ये निश्चय ही मनोरंजन की बहुत ही प्राचीन, बहुत पुरानी विधा है। यानी पहले अभी नहीं, बहुत पुराने समय से आ रही है। किसके लिए, मनोरंजन के लिए, यानी समय पास करने के लिए बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी विधा है। पहेलिका, प्रहलिका, उक्ति, वैचित्र्य, वाक्यली इत्यादि पर्याय शब्द संति, इसके सब पर्यायवाची है। जैसे इंग्लिश में रिडल बोलते हैं, पजल बोलते हैं, हिंदी में पहेलियाँ बोलते हैं, तो संस्कृत में पहेलिका, प्रहलिका, उक्ति, वैचित्र्य, वाक्यली इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। प्रायश विश्व से सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलिति, यानी प्रायश यानी हमेशा विश्व की सभी भाषाओं में पहेलियाँ होती है। देखो हिंदी में होती है, संस्कृत में होती है, इंग्लिश में भी होती है, और भी जो भी भाषा हैं उन सब भाषाओं में पहेलियाँ होती हैं। आंग्ल भाषा है पहेलिका, यानी आंग्ल भाषा का मतलब अंग्रेजी भाषा। आप ध्यान देना, आंग्ल भाषा बहुत बार आया हुआ है और आगे भी आएगा। आंग्ल भाषा का मतलब है अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश।
आंग्ल भाषा में पहेलिका कृति, यानी अंग्रेजी भाषा में उसको बोलते पजल, रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग संति, है ना। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको समझ में आ जाएगा पजल रिडल, लेकिन जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में नहीं आए तो यहाँ पे आप समझ लेना, नहीं तो अपने पहेलिका याद रखो या वाक्य याद रखो तो एक ही बात है। लेकिन इनके ये सारे इंग्लिश में भी ऐसे नाम हैं। पहेलिकाया प्रश्न भवती, पहेलिका क्या एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, यस्य उत्तर श्रोता अन्वेषणीय भवती, अन्वेषण का मतलब खोज करना, सर्च करना, है ना। पहेलिका एक प्रश्न है और उस प्रश्न का क्या करना पड़ता है, हमें दिमाग से उसका उत्तर हमें ढूंढना पड़ता है, यानी खोज करके उसका श्रोता जो सामने वाला सुनने वाला होता है ना, उसको सुन करके उसका उत्तर निकालने की कोशिश करता है। पहेलिका द्विविधा भवती, यानी पहेली हमेशा दो प्रकार की होती है, ध्यान देना। पहेलिका द्विविधा यानी पहेलियों की दो विधाएं होती हैं, स्वपदोत्तर पहेलिका, अस्वपदोत्तर पहेलिका। तो स्वपदोत्तर पहेलिका में क्या होता है, प्रश्न से उत्तर पहेलिकाया पदेषु एवं क्वचित निहिता भवती, यानी पहेलियां दो प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर और अस्वपदोत्तर। यानी स्वपदोत्तर का अर्थ होता है उसी पद के अंदर उसका उत्तर मिल जाता है, यानी जो प्रश्न मैंने सामने वाले से जो पहेली मैंने सामने वाले को सुनाई है उसी पहेली में उसका आंसर है, उसको दिमाग लगा के बौद्धिक विकास से यानी सोच मनन से चिंतन से उसको उसका अंदर उत्तर ढूंढना पड़ेगा, वो हुई स्वपदोत्तर पहेली। अब हमारा अस्वपदोत्तर पहेलिका क्या होता है, अस्वपदोत्तर पहेलिका तो उत्तर बहिरेव यानी बाहर से लाना पड़ता है, उस पहेली में नहीं होता है, कहीं बाहर से यानी सोच समझ करके आपको दिमाग लगा करके थर्ड जगह से तीसरी जगह से आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो ध्यान देना, अस्वपदोत्तर पहेलिका तो उत्तर बहिरेव न तो पदेषु निविष्टिम, यानी उस पद के अंदर उसका उत्तर नहीं होगा, या तो आपको सोच समझ के लाना पड़ेगा या और भी चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तभी आपको उसका उत्तर मिलेगा, वह हुई अस्वपदोत्तर पहेलिका। तो स्वपदोत्तर और अस्वपदोत्तर पहेलिका का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। स्वपदोत्तर पहेलिका का उत्तर तो उसी पद में होता है और अस्वपदोत्तर पहेलिका का उत्तर तो हमें बाहर से यानी ढूंढ करके या दिमाग लगा करके चिंतन मनन सोच विचार करके उसका उत्तर लाना पड़ता है। न पहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते, यानी पहेलिका में कभी कभी चमत्कार भी होता है, बहुत ही मतलब अलग प्रकार के चमत्कार भी होता है। सा कदाचित श्लेषमक अलंकार, कभी अलंकार के माध्यम से, कदाचित संधि समासदि माध्यमेन व्युत्पत्ति, कभी कभी उसके अंदर ऐसा चमत्कार भी हो जाता है, कभी कभी अलंकार से भी आ जाते हैं, कभी कभी समास भी आ जाता है, कभी कभी पशु पक्षी के नाम भी आ जाते हैं, यानी किसी भी तरह से उसका उत्तर निकल सकता है। पहेली कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की, कई प्रकार की पहेलियाँ होती हैं। पहेलिका न केवल मनोविदन कारिका, खाली मनोरंजन ही नहीं करती अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका, बौद्धिक व्यायाम हमारी बुद्धि के विकास को भी बढ़ाती है। अपन यूँ सोचते हैं पहेली बोलो और सामने वाले का टाइम पास हो, वो हाँ ही करेगा, उसका उत्तर ढूंढेगा, ऐसे यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बौद्धिक व्यायाम से एक बुद्धि का एक व्यायाम है, एक कसरत है, यानी वो व्यक्ति सोचेगा समझेगा और उसका उत्तर ढूंढेगा। तो बौद्धिक विकास के लिए भी बहुत बड़ा साधन है ये शाब्दिक क्रीड़ा अपनी बौद्धिक क्रीड़ा चापी विद्या, शब्द रूपी भी क्रीड़ा है, मनोरंजन है और बुद्धि का भी मनोरंजन है। संस्कृत कवि पहेलिका परंपरा संवर्धितवंत, यानी संस्कृत के जो बड़े बड़े कवि थे उन्होंने पहेलियों को बढ़ाया, यानी पहेलियों को और भी आगे बढ़ाया और नई नई पहेलियों की रचना की। अस्मिन् पाठे, अस्मिन् इस पाठ में काश्चन प्रसिद्ध पहेलिका विविधेभ्य ग्रंथेभ्य, यानी इस पाठ में ये जो पहेलियाँ हैं किसी ग्रंथ से ली गई हैं या किसी अस्मिन् पाठे कश्चन प्रसिद्ध पहेलिका विविधेभ्य ग्रंथेभ्य, यानी बहुत अलग अलग ग्रंथों से ली गई हैं। समाकृत्य प्रस्तुयन्ते, यानी अलग अलग ग्रंथों से ली गई पहेलियाँ जो इस पाठ में हमें दिखाई दे रही हैं। आगिम्बिताम, आओ, पठिताम, पढ़ो, आस्वादताम, और इसका हम आस्वादन, इसका हम रसपान करें, यानी इस पहेली को हम ग्रहण करें और हम समझें और सोचें और हमारा भी हम दिमाग लगाएं। ये इस प्रकार के आपका पाठ परिचय है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन शुरू करते हैं वाक्यली। वाक्यली का मतलब होता है पहेली। मैंने बताया पहेली दो प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर अस्वपदोत्तर। कुछ पहेलियाँ इसमें स्वपदोत्तर हैं और कुछ पहेलियाँ इसमें अस्वपदोत्तर हैं। आप ध्यान देंगे, पहली पहेली देखिए। पहली पहेली क्या कह रही है, कस्तूरी जायते कस्मात। कस्मात का मतलब कहाँ, कस्मात किम शब्द, किम का मतलब क्या, तो क्या पूछा है, कस्तूरी जायते कस्मात को हंती करुणाम कुलम,
किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। ये स्वपदोत्तर पहेली है। ये कौन सी पहेली है? स्वपदोत्तर पहेली है, जिसका उत्तर इसी के अंदर है। देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथे में इन तीनों पदों के उत्तर हैं, और चौथा भी खुद पहेली है, एक प्रश्न है चौथा भी। तो आप दिमाग लगाएंगे। देखो क्या कहा, कस्तूरी का मतलब कस्तूरी होती है जो हिरण के नाभि में पाई जाती है। करीण का मतलब हाथी, कुल का मतलब वंश, हाथियों का झुंड। कातर का मतलब कायर, मृगात का मतलब सिंह, मृगात का मतलब हिरण, सिंह का मतलब वही शेर, पलायन का मतलब होता है भागना। क्या पूछा? कस्तूरी जायते कस्मात, यानी कस्तूरी, कस्तूरी होती है जो हिरण के नाभि में पाई जाती है। कस्तूरी किसमें, कहाँ पाई जाती हैं? को हंती करिणाकुलम, हाथियों के झुंड को कौन मारता है? हंती का मतलब हरण करना या मारना। को हंती करिणाकुलम, यानी हाथियों के झुंड को कौन मारता है, यानी हाथियों पे कौन प्रहार करता है? किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातर का मतलब कायर, यानी कायर व्यक्ति जो होता है, डरपोक व्यक्ति होता है जो युद्ध में क्या करता है। और चौथा क्या? मृगात सिंह पलायते, यानी मृगात का मतलब होता है हिरण, सिंह यानी हिरण जो होते हैं सिंहों को देख करके भाग जाते हैं। अब आप पहला पद का उत्तर बताइए। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किसमें पाई जाती है? मृगात, हिरण में। कोहंती करिणाम कुलम, यानी हाथियों के झुंड पे प्रहार कौन करता है, यानी उस पर आक्रमण कौन करता है? सिंह। ये उत्तर इसका इसमें आ गया। किम कुर्यात कातरो युद्धे, यानी युद्ध भूमि में कायर व्यक्ति, एक डरपोक व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? पलायते, ये भाग जाता है। डरपोक व्यक्ति युद्ध में कभी भी युद्ध नहीं करेगा, वो लड़ेगा नहीं, वो डर के भाग जाएगा। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथे पद में इन तीनों के उत्तर मिल गए। तो ये स्वपदोत्तर पहेली हुई। और चौथा पहेली है कि मृगात सिंह पलायते, यानी हिरण जो है सिंह से देख करके, सिंह को देख करके भाग जाते हैं। ये पहली पहेली हो गई, पहेली का होगी, वाक्यली होगी। वापस ध्यान देंगे। कस्तूरी जायते कस्मात को हंती करिणाकुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। कस्तूरी कहाँ पाई जाती है? मृग में, हिरण में। को हंती करिणाकुलम, हाथियों को कौन मारता है? सिंह मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, यानी युद्ध भूमि में कायर व्यक्ति क्या करता है? पलायते, यानी भाग जाता है। पहली वाक्यली हो गई। तो अपन ने पहली पाठ परिचित आपको मैंने बोला ही है, अपने नोटबुक में उतारेंगे और पहली प्रहेलिका का हिंदी भावार्थ करेंगे और उन तीनों को क्वेश्चन के रूप में लिख करके सामने उत्तर लिखेंगे। जैसे कस्तूरी जायते कसम मृगात, यहाँ का ये सिंह और कार्य क्या कहता पलायते, इनका सामने उत्तर लिखेंगे प्रसंग से। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। प्रीवियस क्लास में अपन ने मैग्निफिकेशन को पढ़ा था और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट भी किया था, मिरर के थ्रू फाइंड आउट किया था कि कैसा मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये सारी चीज़ें अपन ने पिछली क्लास में देख ली थी। अब अपन आ जाते हैं कुछ ऐसा टॉपिक अपवर्तन के बारे में, या अपवर्तन की चीज़ को देख लेते हैं कि अपवर्तन क्या होता है, फिर अपन लेंस पे आ जाएंगे। ठीक है ना, पहले अपवर्तन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर लेंस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है ये चीज़ देख लेते हैं। आज अपना नया टॉपिक है आज का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मिरर अभी तक अपन ने फिनिश कर दिया है, उसके न्यूमेरिकल भी फिनिश कर दिया। ठीक है ना, अब अपवर्तन का एक बीच में टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन लेंस पे आ जाएंगे। है ना, कौन से? गोलीय लेंस या गोलीय दर्पण तो पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन गोलीय लेंस पढ़ेंगे, उससे पहले अपवर्तन या रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। अपवर्तन या रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? हम कुछ ऐसी घटनाएं दैनिक जीवन में देखते हैं ना, हमारे जीवन में या दैनिक जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती है जिनके बारे में अपन नहीं जानते हैं, कर तो देते हैं लेकिन जानते उसके बारे में नहीं है। लेकिन जब वो हमारे सामने आती हैं किसी लिखित रूप में, जब पढ़ने के रूप में आती है, तब हम एक्चुअल में जान पाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, और जब हमने किया था तो हमें इस चीज़ का कोई आभास नहीं था, लेकिन आज उसके बारे में जान रहे हैं तो हमें उसका कारण आज पता चला है कि वास्तविकता में ऐसा होता है। जैसे कैसे, कुछ मैं उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ जिसके थ्रू अपन रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। बाद में भी उदाहरण यही लिखना पड़ेंगे, लेकिन पहले उदाहरण से अपन इस टॉपिक पे आना चाहेंगे। तो उदाहरण क्या क्या होते हैं? जैसे अपन कुछ घटनाएं करते हैं दैनिक जीवन में, क्या करते हैं? जैसे अपन बाथरूम में गए, बकेट खाली है, बाल्टी खाली है, उसको अपन नल के पानी से भर दिया। जैसे बाल्टी भर गई, फिर अपन क्या देखते हैं कि जो बाल्टी हमें बड़ी दिखाई दे रही थी, जो पैंदा उसका नीचे दिखाई दे रहा है, वो पैंदा वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता
एक घटना तो ये हो गई, ठीक है। और ये एक्चुअल में हम देखते भी हैं, लेकिन उसका रियल में हमें आंसर पता नहीं होता है, क्योंकि उस समय अपन इन चीज़ों को पढ़ा नहीं होता है, तो इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जब पढ़ लेते हैं उसके बारे में ज्ञात हो जाता है, हमें नॉलेज आ ही जाता है कि आखिर ऐसी घटना इस वजह से हुई थी। फिर उस बाल्टी में अपन सिक्का डालें तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखा देता है। दूसरी बात, जब किसी लोटे, ग्लास या किसी टब के अंदर, कंटेनर के अंदर पानी भर के उसके अंदर पेन, स्केल, डंडी कुछ भी डालते हैं, स्टिक वगैरह डालते हैं, तो स्टिक अंदर से मुड़ी हुई दिखाई देती है, करके देखना। तो मुड़ी हुई दिखाई देती है, उसका कारण भी ये रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। फिर गर्मियों के दिनों पे अपन कहीं भी सफ़र पे निकल जाते हैं मान लो, तो एक रोड पे दूरी से हमें पानी पड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या दिखता है? कहीं दूर से अपन राइडिंग कर रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो दूर रोड पे यूँ नज़र आता है जैसे पानी पानी पड़ा, लेकिन जब पास में जाते हैं तो वो पानी बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। दैट रीज़न बिहाइंड द रीज़न ऑफ रिफ्रैक्शन। और आगे, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले सूर्य ऊपर और डूबा हुआ दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो कई सारी, एक जैसे आपके रेनबो का बनना, इंसिडेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए ये कारण बनता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअल में, उसकी परिभाषा क्या है, ये अपन स्टार्ट करते हैं। ये घटनाएं तो मैंने बता दी, उन घटनाओं के पीछे लॉजिक क्या था, रिफ्रैक्शन का था, लेकिन डेफिनेशन से हम उस पर आ पाएंगे। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। रिफ्रैक्शन होता क्या है, जैसे मैं एक यहाँ पे एक चौकोर कोई बॉक्स ले लेता हूँ, या एक कोई स्लाइड ले लेता हूँ, एक बर्फ़ की सिल्ली ले लेता हूँ, एक पानी की बकेट ले लेता हूँ, तो ऐसा कोई मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब अपन जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कब होगी, जब कोई ना कोई लाइट का सोर्स होगा, है ना, रे ऑफ लाइट होगी, या बीम होगी, या किरणें होगी, या सूर्य की लाइट होगी, चाहे घर की कोई सी भी लाइट होगी। तो लाइट की प्रेजेंस में ही सारी घटनाएं हो सकती है, विदाउट लाइट नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैंने एक बर्फ़ की सिल्ली ले ली, अब यहाँ मैं क्या ला रहा हूँ, एक प्रकाश की किरण ला रहा हूँ। क्या लाया? एक प्रकाश की किरण लाया। इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। क्या ले आया? इंसिडेंट रे ला के क्या छोड़ दी मैंने? यहाँ पे छोड़ दी, ठीक है। यहाँ पे टकरा दी, कुल मिला के उस ऑब्जेक्ट से टकरा गई अपनी प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण भी जानते हो आपके, जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलती है, कहाँ से निकलती? क्योंकि द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट दैट इज सन, है ना। अपन कौन जानते हैं कि सूर्य जो है वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा प्रकाश वहीं से अपने को मिल रहा है। सूर्य से भी बड़े बड़े कई सारे पिंड है ना। स्कूटी नाम का एक प्लेनेट है सबसे बड़ा, जिसमें हजारों लाखों सूर्य आ जाते हैं, और सूर्य इतना बड़ा हमारे सामने प्लेनेट है, उसमें लाखों पृथ्वियाँ आ जाती हैं। तो सूर्य एक हमारे लिए लाइट का सोर्स है, तो अभी उसको सबसे बड़ा मान के चलते हैं। तो ये रे ऑफ इंसिडेंट आई, इस मीडियम से टकराई, ठीक है। तो अपन भी जानते हैं कि सूर्य की जब यहाँ किरणें आती है, लाइट आती है, तो हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में आते आते उसको 8 मिनट लग जाते हैं लगभग। कितने मिनट? 8 मिनट लग जाते हैं। और वो जो लाइट ट्रेवल करती है, क्या करती है? ट्रेवल करती है, तो उस लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किसकी? लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किसमें? निर्वात में। निर्वात मतलब एयर का मीडियम। तो उस मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है, तो वो लाइट ट्रेवल करने की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और उसको अर्थ पर आते आते लग जाते हैं 8 मिनट। तो उसका कैलकुलेशन कर लें, लगभग सूर्य की दूरी आपके निकल जाएगी, लगभग 14 करोड़ 96 लाख 98 लाख के आसपास उसकी दूरी आ जाएगी। उसको अप्रॉक्सीमेट 15 करोड़ किलोमीटर के रूप में जाना जाता है। इतनी डिस्टेंस सन की हमारे अर्थ से बनी हुई है। तो सीधा 8 × 3 लाख नहीं कर देना है, थोड़ी अपनी अकल लगाना। मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 1 मिनट में कितनी होगी? 1 करोड़ 80 लाख। और 8 मिनट में कितनी होगी? 1 करोड़ 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो 1 से 8 को करो तो 8 करोड़ तो सीधा हो गया। अब 80 लाख को 8 से करो तो 8 8 जा 64, 6 करोड़ 40 लाख वो हो गए, 8 वो थे, 14 करोड़ 40 लाख तो ऑलरेडी निकल गया है ना। तो
आपतित किरण आई इस मीडियम से, ये कौन सा मीडियम कहलाएगा? एयर का मीडियम। कौन सा? एयर मीडियम। ठीक है, एयर मीडियम बोलो या इसको रेयर मीडियम बोलो, ठीक है, दोनों मीडियम बोल सकते हैं, एयर या रेयर मीडियम। फिर यहाँ आके टकराई और ये क्या है अपना ABCD कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको अपन ने बर्फ़ की सिल्ली ले लिया, पानी की सिल्ली, बर्फ़ की सिल्ली, कुछ भी कर लें आप। अब जहाँ ये ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, एक मीडियम ये, एक मीडियम ये, तो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। इस सेकंड को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ भी मुझे कुछ ड्रॉ करना है। तो ये सेकंड मीडियम है, ये अपना फर्स्ट मीडियम है। फर्स्ट मीडियम कौन सा है? एयर का मीडियम। सेकंड मीडियम कौन सा है? किसी ऑब्जेक्ट का मीडियम है, किसी वस्तु का मीडियम है। वो वस्तु कोई सी भी हो सकती है, पानी से भरी बकेट भी हो सकती है, बर्फ़ की सिल्ली भी हो सकती है, कांच का स्लैब भी हो सकता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए पहले समझ लें आप। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके। दीवार कोई लाइट का मीडियम नहीं होगा, सेकेंडरी मीडियम दीवार, वॉल, फर्नीचर, कुछ भी ये मीडियम नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर लाइट ट्रेवल नहीं करेगी। ग्लास का स्लैब हो सकता है, कांच का टुकड़ा, बर्फ की सिल्ली हो सकती है, पानी से भरी बाल्टी हो सकती है। ये सब क्या है? मीडियम है जिसके थ्रू लाइट टकराने के बाद अंदर भी जाती है। आप किसी तालाब में, कुएं में नहाते हैं तो जब कुएं के अंदर छलांग लगा दी, कुएं के अंदर डीप में जब जाते हैं तो आपको अंदर दिखाई देता है। इसका मतलब वहाँ भी लाइट प्रेजेंट है क्योंकि सन की लाइट बाहर टकरा के उसके अंदर इंटर कर रही है, तो इसीलिए वहाँ उजाला नजर आ रहा है। वहाँ किसी ने बल्ब नहीं जला रखा है ना। तालाब के अंदर नहाते हैं, तालाब के अंदर भी डीप में जाते हैं, तब भी आपको उजाला दिखाई देता है। तो वो लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो मीडियम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करे। तो ऑब्जेक्ट कैसा? ऐसा नहीं ले लिया जिसके अंदर लाइट घुसे ही नहीं। जैसे दीवार के आर पार अपन देख नहीं पाते क्योंकि लाइट इधर से उधर गमन नहीं कर पाती, ट्रेवल नहीं कर पाती। कांच के आर पार देख सकते हैं क्योंकि लाइट इधर मीडियम से उस मीडियम में जा रही है। तो ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लाइट एंटर कर सकता है। तो अपन ने क्या ले लिया? कांच की सिल्ली। मान लो बर्फ की सिल्ली या कांच का स्लैब ले लिया। मैं लिख देता हूँ कांच का स्लैब। अब ये आपतित किरण आई यानी रे ऑफ इंसिडेंट आई, ऑब्जेक्ट से टकराई, ठीक है। अगर टकराने के बाद जहाँ टकराई वहाँ से मैं एक सीधी लाइन खींच रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये लाइन क्या कर रही है? इसको इधर डिवाइड करने में हेल्प कर रही है। इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब या नॉर्मल रे। इसको मैंने नाम दे दिया एम डैश, ठीक है। ये नॉर्मल रे है, अभिलंब है। अब ये लाइट जब इसमें अंदर जाएगी, किसमें? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो अगर ये लाइट रेयर टू डेंसर, ये मीडियम हो गया सघन मीडियम, सघन माध्यम, तो एयर को या रेयर को बोलते हैं विरल माध्यम। हिंदी मीडियम वाले भी देखे हैं ना। एयर या रेयर वाले मीडियम को क्या कहते हैं? विरल माध्यम। डेंसर को क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। सघन माध्यम यानी डेंस मीडियम या डेंसर मीडियम या घना, ठीक है, कुछ भी नाम देते हैं। जब लाइट की रे या रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू डेंसर, ठीक है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बोलता हूं, ध्यान रखना। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में यानी हवा से घने माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कैसे झुक जाएगी? ये लाइट अगर नहीं मुड़ती तो कैसे जानी चाहिए थी? ऐसे सीधी, लेकिन ये क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुक गई अभिलंब की ओर, जानी ऐसे चाहिए थी, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। उस पथ से विचलित हो जाने की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। समझ गए यहाँ? प्रकाश की किरण का एक माध्यम से, नाम दिया ना एक माध्यम, पहला माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। अब ये यहाँ पे क्या हो गया? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये इधर झुक गई। अब जहाँ ये जाके टकराई
वहाँ से अपन फिर एक अभिलंब खींच देंगे, ठीक है, इसका नाम दे दिया एन डैश। क्लियर? तो एन डैश क्या हो गया, दूसरा अभिलंब बन गया जहाँ दूसरे माध्यम की दूसरी तरफ टकराए, क्योंकि अपन को ऑब्जेक्ट देंगे उसके दो सरफेस होंगे, दो किनारे होंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला, एक किनारा ये रहा एक किनारा ये रहा। तो यहाँ से एंट्री कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो जहाँ टकरा रही है वहीं से नॉर्मल रे खींची जाएगी। अब ये दूसरी लाइन, दूसरी परिभाषा हो गई, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, कहाँ से जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी। अब ये माध्यम में आप दूसरे माध्यम से निकल के कहाँ आ गई, वापस हवा में आ गई, एयर में आ गई, रेयर में आ गई, विरल में आ गई। तो यहाँ से सघन से विरल में आ रही है, तो सघन से विरल में जब आएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। जब विरल से सघन में आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो इसके नाम दे दूं मैं कुछ, मान लो पी क्यू आपतित किरण है, आर एस अपवर्तित किरण है, ठीक है, टी यू निर्गत किरण है, ठीक है। तो इन तीनों किरण का नाम हो गया। अब ये पूरा आपके एक प्रैक्टिकल हो गया जो आपके प्रैक्टिकली या प्रायोगिक रूप से आपके बुक के अंदर समझा रखा है, इसकी परिभाषा के साथ में कि यदि पूछ लिया प्रश्न कि अपवर्तन किसे कहते हैं, इसे प्रायोगिक रूप से सत्यापित कीजिए। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, है ना, व्हाट इज रिफ्रैक्शन प्रूव बाय द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट कर दिया अपन ने कि इस तरह से हमने किया है, एक कांच का स्लैब लेंगे जिसका नाम ABCD है, एक आपतित किरण PQ आके टकराएगी, जहाँ टकराएगी वहाँ से हमने M और M डैश एक अभिलंब खींच लिया, और प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो मुड़ने वाली रेखा यानी अभिलंब या अपवर्तित किरण इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब यही किरण विरल से सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही क्या है, अपवर्तन है। अब परिभाषा क्या है इसकी मैं फिर से बता देता हूँ आपका। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स bend or its reflect from its path known as refraction. Clear? A beam or a ray of light travel from one medium to another medium, it's away from, it's towards from, yeah, it's reflect from its pathway known as रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, है ना। ये क्या है, रिफ्रैक्शन। एक पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन था, उसे परावर्तन बोलते हैं, ये रिफ्रैक्शन है जिसे अपवर्तन बोलते हैं। तो अपवर्तन की परिभाषा आपको शायद समझ में आ गई होगी। परावर्तन का एक नियम था, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित की तीनों एक ही तल पे मिलते हैं। यहाँ पे भी पहला नियम यही है, क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे मिलते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है, ठीक है। फिर ये अभिलंब, ये आपतित किरण, इनके बीच कोण बनने वाला कोण को क्या बोलते हैं, आई। ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, इनके बीच बनने वाले कोण को आर बोलते हैं, ठीक है। ये अपवर्तित किरण है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, अपवर्तित किरण यानी रे ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो और ये क्या चाहिए, निर्गत किरण जो बाहर निकली, ठीक है। तो ये सारी चीजें घटना आपके रिफ्रैक्शन की हो गई। डेफिनेशन मैंने बता दी। पहला लॉ क्या हो गया, I = R है, सॉरी, ठीक है। पहला लॉ क्या हो गया, तीनों रेखाएं यानी आपतित, अभिलंब और अपवर्तित एक ही तल पर मिलते हैं, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। फिर दूसरा, sin I बटा sin R, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट,
क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि इनकी ज्यामिति जो होगी आई और आर की, वो दोनों की क्या हो जाएगी, स्थिरांक हो जाएगी, इसीलिए क्या बोलते हैं साइन आई बटा साइन आर कांस्टेंट। ये सेकंड नियम है, इस सेकंड नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल का नियम ये बोला जाता है। तो स्नेल का कौन सा नियम है, अपवर्तन का दूसरा नियम जिसे साइन आई बटा साइन आर कहा जाता है यानी कांस्टेंट, वही स्नेल का नियम कहला जाता है, यानी अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। फिर इसकी बहुत सारी घटनाएं हैं, वो घटनाएं मैंने आपको बता दी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी बता रखा है इस किताब में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस का, ग्लास का, वायु का, केरोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, टार्पिन, किसका क्या होता है ये आपको याद रखना है। फिर इसकी कुछ घटनाएं हैं, क्योंकि उदाहरण पूछ लेते हैं, प्रश्न ये भी आ जाता है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, गिवन द सम एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन, या अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो अपवर्तन के उदाहरण मैंने बता दिया आपको, पानी से भरी हुई बाल्टी का ऊपर दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले सूर्य का डूबा हुआ और ऊपर उगता हुआ दिखाई देना, मृग मरीचिका वाला रोड पे पानी का दिखाई देना, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का ऊपर दिखाई देना। तो ये कई सारे उदाहरण जो थे वो रिफ्लेक्शन के, आकाश का कलर नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्शन की ही घटनाएं हैं। तो रिफ्लेक्शन का इतना सा हो गया, इसमें ये तो आपको प्रैक्टिकली सॉल्व हो गया, डेफिनेशन आ गई, स्नेल्स लॉ आ गया और कुछ एग्जाम्पल आ गए। तो ये आपके रिफ्लेक्शन हो चुका है। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर एक और प्रिज्म के द्वारा, ठीक है। इसमें एक दे रखा है कि इसमें किसका लंग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपके रिफ्लेक्शन का टॉपिक निपट चुका है। अब अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं। तो ये आप अपवर्तन को अच्छी तरह पढ़ लें, अपवर्तन को देख लें, ठीक है। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी, अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे लेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है, उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. And today's class is the last one of this lesson. And in this topic, today we are going to learn about the measures of eradication of unemployment के सरकार ने क्या क्या एक्चुअल कदम उठाए हैं, not in pages but on real basis कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के संबंध में वो हम देखते हैं और कैसा इसका रिलेशन है विद पॉवर्टी। So basically we are going to study this thing. The problem of unemployment and poverty are interconnected with each other. गरीबी और बेरोजगारी दोनों आपस में जुड़े हुए इस हद तक to such an extent that measures adopted for the respective eradication are not different, कि दोनों के लिए जो उठाए गए कदम है वो दोनों की एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। अगर आप एक के लिए काम करोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। जस्ट थिंक, बेरोजगार व्यक्ति गरीब है, उसको रोजगार मिल गया तो उसकी गरीबी अपने आप हट जाएगी। ये दिस इज इंटरकनेक्शन। इन लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 सालों में द गवर्नमेंट रैन वेरियस स्कीम्स ऑफ प्रोवाइडिंग लेबर जॉब्स। देखिए एक बात पहले बता दी कि जितने गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेशन या जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाल रही है, रोजगार के अवसर निकाल रही है, उससे ज़्यादा तेजी से तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि रोजगार के अवसर हमेशा कम पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेबर फोर्स जो है वो बाहर, यानी कि आउट ऑफ दैट ओरिजिनेशन और ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाहर बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है। दैट इज नोन एज, देखिए, लेबर फोर्स। तो इन लेबर जॉब्स को हमने बहुत सारी कोशिश की अलग अलग स्कीम्स में, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड मेड एफर्ट टू इरेडिकेट देयर को एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व खत्म करने के लिए बहुत सारी कोशिश की। अब ऐसा ही कुछ एक प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू प्रोग्राम सच एज मनरेगा। मनरेगा क्या होता है, इसके अंदर गांव के लोग जो बेरोजगार है उनको मिनिमम दे आर अपॉइंटेड कर, उनको इतना रोजगार मिल जाता है कि एटलीस्ट उनको जितनी कैलोरीज चाहिए या जितना पैसा उनको टू फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स इज इनफ बीन प्रोवाइडेड। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। इसी का कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या गाँव में
बेरोजगारी और गरीबी से काफ़ी हद तक गिरावट आई है। वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, अलग अलग आत्मरोजगार या स्वरोजगार के साधन विच आर रनिंग पैरेलल हैव डिक्रीज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन्स, इजी लोन्स, सब्सिडाइज लोन्स, लोन्स ऑन लो इंटरेस्ट रेट जो स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो प्रोवाइड करना शुरू किया, तो उसमें भी कमी आई है। द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड एंड स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैज डिक्रीज। जो पढ़े लिखे खासकर से बेरोजगार है, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी है, दे डोंट हैव मनी, तो वंस दे डोंट हैव मनी, अगर इफ दे आर प्रोवाइडेड मनी, उनको पैसा दे दिया जाता है, दैट दे आर इनफ कैपेबल टू एम्प्लॉय देमसेल्फ, तो अपने आप खुद ही वो रोजगार ढूंढ लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट टू जीरो। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की रेट आप जीरो नहीं कर सकते। आप जितने अवसर खोलोगे उससे ज़्यादा, इसका रीज़न ये है कि उससे ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक चांस अगर जनरेट करोगे तो 10 उसके बैठने वाले होंगे। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट ओनली वन विल बी एबल टू सिट, तो 9 खड़े रहेंगे। इट मीन्स दैट 9 पीपल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज रिमेन्स इन अ स्मॉल अमाउंट इन एवरी इकोनॉमी। हालांकि ये तो बहुत डेवलप कंट्रीज में होती है, तो अपने यहाँ पे ये बहुत कम है। ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट अ नेशन रिमेन्स अनेबल टू अचीव इट्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉसिबल प्रोडक्टिविटी। और इसी के कारण कोई भी राष्ट्र अपने उत्पादन के सर्वोत्तम पथ पर नहीं पहुंच सकता है। इट लूजेज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एवर, इसीलिए उत्पादन का कुछ भाग हमेशा रह जाता है, विच इट कुड अदरवाइज प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉइंग ऑल द इंडिविजुअल्स। अगर सबको ही काम पे लगा देंगे तो प्रोडक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा और वो पहुंच पाएंगे अपने टारगेट्स को। गवर्नमेंट कैन इनिशिएट द फॉलोइंग स्टेप टू लेसन द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंटली। और इसीलिए सरकार जो है कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जिससे स्पष्ट रूप से हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए यू कैन सी ABCD। फर्स्ट वन इज ए, देयर शुड बी अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन विथ मिनिमम लूप होल्स इन द स्कीम ऑफ प्रोविजन ऑफ लेबर जॉब्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रन बाय गवर्नमेंट। किसी भी ऐसी योजना जिसका उद्देश्य श्रम आधारित काम देना, स्वरोजगार देना, या जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, इनके लूप होल्स, इनकी कमियां कम से कम रखना। कैसे कमियां होती है? जैसे मनरेगा होता है, उसके अंदर आप देखेंगे जो उसका सुपरवाइजर होता है वो फ्रॉड नेम्स चला देता है, फर्जी नाम चला देता है। पर्सन इज नॉट वर्किंग बट द नेम इज मेंशन्ड। अब गवर्नमेंट इस सोच रही कम से कम हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, बट इट इज ओनली इन पेपर्स। एक्चुअली वो सुपरवाइजर इज करप्टेड पर्सन, अगर वो ऐसा है तो वो उसका पैसा उठा लेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस लूप होल्स, इसका जो बेनिफिट है वो सभी सेक्शन तक नहीं पहुंचता है। एजुकेशन शुड बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। जो शिक्षा है वो रोजगार उन्मुखी होनी चाहिए, कि आप एक बार शिक्षित हो जाए, आपने इतनी क्लास पास कर ली, देन यू आर इनफ कैपेबल कि आप उसको कुछ तो उससे रोजगार आपको मिल पाएगा। एंड द यूथ शुड बी इंस्पायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और आपको युवाओं को स्वरोजगार के लिए, नॉट लुकिंग फॉर ओनली गवर्नमेंट जॉब्स, आपको कहना होगा कि आप अपना खुद का कुछ रोजगार करो बाय प्रोवाइडिंग देम रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। उनको अगर इसके लिए जरूरत पड़ी तो ट्रेनिंग देनी चाहिए। एंड बाय डेवलपिंग देयर स्किल्स, और उनकी कार्यशैली को, कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहिए। Along with development, in order to employ excessive agricultural workforce, the industrial growth rate should be increased. कृषि क्षेत्र में जो हिडन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी है, उन बेरोजगारों को वहां से निकाल करके इफ दे आर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, उनको औद्योगिक इकाइयों में अगर आप इन्वेस्ट करोगे या उनको वहां पर लाओगे तो भी कुछ हद तक आपकी जो बेरोजगारी है वो कम हो सकती है। एक्सपेक्टेडली द एम्बिशियस प्रोग्राम नेम मेक इन इंडिया, आपने सुना होगा मोदी जी का ये इनिशिएटिव है, इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द स्टेप्स टेकन टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट विल प्रोवाइड मोमेंटम टू द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मेक इन इंडिया के अंदर हम लोगों ने औद्योगिक इकाइयों को विस्तार करने की योजना बनाई है, और ज़्यादा इकाइयाँ बढ़ेगी तो डेफिनेटली लेबर फोर्स जो है उनको काम मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी लार्जली इरेडिकेटेड विथ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आप बड़े स्तर पर अगर औद्योगिक विकास करोगे तो बेरोजगारी की समस्या अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड, पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जिस रेट से हम लोग बढ़ रहे हैं उस रेट से आप चांसेस क्रिएट नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज नेसेसिटी ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। कार्यशैली की कुशल जो हमको स्किल्स है हमारी,
एवरी ईयर लैक्स ऑफ यंग मैन जॉइन द लेबर फोर्स इन इंडिया। हज़ारों युवा हमारे श्रम में फोर्स में जुड़ते हैं। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज चैलेंज फॉर इंडिया। अब ये दोनों हैं, अवसर भी है और एक चुनौती भी है। अगर इन्हीं लेबर फोर्स को हम ट्रेन कर देंगे देन इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी, और कुछ नहीं करेंगे, केवल श्रम आधारित रहेंगे तो हमारे लिए चैलेंज बन जाएगा। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म न्यू पॉलिसीज, नई ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दिस यूथ फोर्स, और इस युवाओं को हमको रोजगार का काम देना होगा, रोजगार देना होगा। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉलिसी शुड बी फॉर्म, ऐसी योजनाएं बनानी होगी जो रोजगार से संबंधित हो, इन सच वे, उस तरीके से दैट इन दिस अलॉन्ग विद द करंटली एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के जो अभी जो रोजगार में लिप्त है या अभी जिनको रोजगार प्राप्त है, अटेंशन शुड बी ऑल्सो पेड अपॉन द इंडिविजुअल्स हु हैव मेड फ्रेश एंट्री इन द वर्कफोर्स, और जो नए आने वाले हैं उनको भी काम मिले, पुराने तो रहेंगे। सो ये शिफ्टिंग कर करके इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बेरोजगारी को इरेडिकेट, समाप्त कर सकती है। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेसन। वी आर वेरी सून गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन। रिवाइज दिस लेसन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, particularly poverty and unemployment, all the causes, measures or effect, whatever things are being going on, we will have to study and revise. Okay, thank you. गुड मॉर्निंग। कृषि में आज तीसरा भाग देखेंगे हम, बाजरा। इससे पहले हमने 3 फसलें पढ़ ली है, गेहूं, चावल और मक्का। अब है बाजरा। बाजरा का प्रयोग बहुत ही कम होता है, जहाँ पर पानी की मात्रा बिल्कुल कम है वहीं पर होती है, और अगर कहें तो राजस्थान में ही होता है। अगर भारत में सर्वाधिक इसका उत्पादन है तो राजस्थान में ही होता है, रेतीला स्थान है। भारत में मोटे अनाज की श्रेणी में ज्वार के बाद बाजरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। बाजरा की खेती गर्म शुष्क जलवायु में जून से लगाकर अक्टूबर के मध्य की जाती है। यह खरीफ की फसल है। इसमें 25 से 35 सेल्सियस डिग्री और 50 सेल्सियस डिग्री से कम की वर्षा आवश्यक है। जो अपन कह सकते हैं अरावली का जो क्षेत्र है, अरावली ऐसे बनी हुई राजस्थान के, जो इस तरफ का जो पूरा भाग है, जोधपुर, जैसलमेर, इधर बाड़मेर, नागौर, ये पूरा 50 सेंटीग्रेड वर्षा से कम का है, सेंटीमीटर वर्षा से कम का क्षेत्र है। तो यहाँ पूरे क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। अब देश के कुल बाजरा उत्पादन में लगभग 85% भाग राजस्थान प्रथम आता है, 42% है, महाराष्ट्र 20%, गुजरात 12%, उत्तर प्रदेश 11% तथा शेष भागों जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में बाजरा का उत्पादन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, जालोर के क्षेत्र में किया जाता है। मैंने बता दिया ना, पूरा अरावली के जो इस तरफ का पूर्वी भाग जो है पूरा, पश्चिमी भाग जो पूरा है, वहाँ पर इसकी कृषि सर्वाधिक की जाती है और उत्पादित भी किया जाता है। बाजरा पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में बाजरा की कृषि के लिए पहला स्थान है। अब आते हैं हम भारत की प्रमुख दलहन फसलें यानी कि दालें। दालों में भारत में दालें मतलब दोनों में, खरीफ में भी बोई जाती है और रबी में भी बोई जाती है। तो वैसे खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। जैसे मूंग है, मोठ है, अंडरलाइन करेंगे, उड़द, अरहर आदि खरीफ ऋतु में तथा मटर, चना, मसूर आदि रबी की ऋतु में उत्पादित किए जाते हैं। तो ये अंडरलाइन करेंगे ये दालों में कि दालें दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, खरीफ में भी है और रबी में भी है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की दे देखिए, मूंग, मोठ, उड़द और अरहर खरीफ में है, मटर, चना, मसूर आदि रबी की फसलें उत्पादित की जाती हैं। ये रबी की हो गई। भारत में दालों के उत्पादन में भी 1/3 भाग चने दाल का है। मतलब अगर दालों में सर्वाधिक कौन सी दाल उत्पादित की जाती है या बुआई की जाती है तो वो है चने की दाल। यह मुख्यतः उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में पैदावार की जाती है। राजस्थान में चना का उत्पादन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के नहरी सिंचाई वाले भागों पर बहुतायत से किया जाता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी चने की अच्छी फसल
की जाती है। चने के बाद दूसरी प्रमुख फसल है अरहर, जो कि ज्वार, बाजरा और रागी के साथ बोई जाती है। इस फसल का उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इन सब पे अंडरलाइन कर देना। एक परीक्षा में पूछ लेते हैं एक एक चीज़, जैसे कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किन किन राज्यों में होता है, या पूछ लिया है चने का उत्पादन किन किन राज्यों में है। तो ये याद होने चाहिए कि अपने को कि यहाँ पर दे रखा है अरहर की, तो अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। देखो इनका याद करने का ये तरीका है रहता है कि फसलों का पहले देखो अपने कि कौन सी फसल, जैसे मान लो गेहूं फसल है तो गेहूं है सम उपोष्ण जलवायु, यानी कि थोड़ी ठंडी जलवायु होती है, यानी उत्तर भारत में बोई जाती है। तो अपन बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पश्चिम पंजाब चावल में आता है, तो यहाँ पर गेहूं की फसल सर्वाधिक होती है। और चावल की बात करें तो उष्ण कटिबंध में पूरे भारत में बोई जाती है, तो ये भी उत्तर प्रदेश, इधर पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में चावल की कृषि अधिक की जाती है। तो ऐसे याद भी रखना है। अब यहाँ पर उड़द और मूंग, ज्वार, बाजरा, कपास के साथ भारत में कई भागों में बोई जाती है। अंडरलाइन करेंगे, राजस्थान मूंग के उत्पादन में देश का प्रथम राज्य है। अब यहाँ पर पूरा चार्ट दे रखा है भारत में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, मतलब वर्ष में चावल, ये वर्ष दे रखे हैं 2012-13, 13-14, 15-14-15, 12-13, ये है उत्पादन कितना हुआ, क्षेत्र ये दोनों का है। ये कितना बोया गया भाग है क्षेत्र में, और ये कितना उत्पादित हुआ है। मान लो चावल 427 2012 में बोया गया था, उत्पादन कितना हुआ, मात्र 105.24 मिलियन टन उत्पादित हुआ है। चार्ट को आराम से देख लेना। हाँ, शुष्क दालों में ही है। शुष्क मरुस्थलीय भागों में जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली में किया जाता है मूंग की दाल का, है ना, ये मूंग की दाल है। इसी प्रकार राजस्थान में उड़द को हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़ में, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा में बोई जाती है। मसूर की दाल को रबी की फसल में के साथ पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोया जाता है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है अपना भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी वाणिज्यिक या नकदी फसलें जिनसे पैसा कमाया जाता है। ये कुल कृषि का 1/4 भाग पर मुद्रादायिनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये फसलें जहां किसानों की आय का साधन है, वहीं उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। इन व्यवसायों में गन्ना, कपास, तिलहन, जूट और तंबाकू प्रमुख है। इसमें सर्वप्रथम आता है गन्ना। गन्ना मूलतः भारत का ही पौधा है और पूरे विश्व में इसका उत्पादन सर्वाधिक भारत में ही किया जाता है। और उत्पादन और उत्पादक दोनों ही उत्पादन और उत्पादक दोनों ही भारत में, मतलब इसका खर्च, मतलब जो खर्च करते हैं अपने उत्पादन कर दिया उसके बाद खर्च भी भारत में ही सर्वाधिक होता है। इसका अंडरलाइन कर लेंगे। गन्ना भारतीय मूल का पौधा है, बांस वनस्पति के वंश का है। गन्ना देश के व्यावसायिक फसल में से प्रथम स्थान है। गन्ने का उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व का प्रथम स्थान है। विश्व के 50% गन्ने का उत्पादन केवल भारत ही करता है। मतलब पूरे विश्व का अगर 100% है उसका 50% तो भारत उत्पादित करता है। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय, अंडरलाइन करेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। गन्ने के उत्पादन के लिए 15 से 30 सेल्सियस डिग्री तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। देखो तापमान तो वही है, उष्ण कटिबंधीय, वर्षा भी इसमें 100 से 200। अब राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर इतनी वर्षा नहीं होती, 100 से अंदर ही होती है, तो यहाँ पर गन्ने की खेती नहीं होती है। ये होती है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अगर कहें गन्ने की खेती होती है तो उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र में। इसके लिए चिकनी, दोमट, कच्छारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। गन्ने के क्षेत्र में अग्रणी उत्तर भारत है, परंतु उत्पादन और पैदावार की दृष्टि से दक्षिणी भारत भी अग्रणी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिणी भारत की आर्द्र जलवायु गन्ने के रस की मात्रा को बढ़ाती है। इसमें उत्पादित गति होता है। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात इसके प्रमुख राज्य। राजस्थान में गन्ना उदयपुर, गंगानगर,
भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी में पैदा किया जाता है। भारत में गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी, अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में गन्ने का उत्पादित किया जाता है, जहाँ वर्षा अधिक होती है, जैसे झालावाड़ है, उदयपुर का क्षेत्र है, इधर चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ने की फसल ली जाती है बहुत कम मात्रा में। इसका उपयोग किस लिए होता है? गुड़ बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए और अल्कोहल के लिए। अब अगला है कपास। भारतीयों को कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से था। देश की कुल कृषि भूमि का 6.7% भाग कपास की फसल पैदा की जाती है। देखो, आज़ादी से पहले अगर कहें, भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादित भारत में होता था। चीन था, ये चीन के बाद मतलब भारत ही था। परंतु भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद जो कपास का मुख्य भाग था वो पाकिस्तान में चला गया है। अभी वर्तमान में जो भारत का जो भाग है, इसमें कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए 20 से 35 सेंटीग्रेड मध्य का तापमान चाहिए और 75 से 100 सेंटीग्रेड, अंडरलाइन कर देना है, सेंटीमीटर